हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन के अंदर एक क्रांति होती है, शांतिपूर्ण क्रांति होती है, पूर्ण क्रांति होती है 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में। और जो इंग्लैंड के राजा थे, यानी कि ब्रिटेन के राजा उस समय, उनका नाम था किंग जॉन। और उन्होंने क्या किया, जो वहां की जनता थी, वहां की जनता, उन्हें कुछ अधिकार दिए जो आगे चलकर धीरे धीरे मौलिक अधिकारों में परिवर्तित हो गया। यानी कि अधिकार देने का जो सिलसिला चलता वो यहीं से चलता। ब्रिटेन के जो राजा थे किंग जॉन, उन्होंने सबसे पहले जनता को कुछ अधिकार दिए और इसी प्रकार से फिर जनता को अधिकार मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा ही पूछ लिया जाता, मौलिक अधिकार आपको सबको पता, मौलिक अधिकार कौन दे सकता। सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? यूएसए के पास, क्योंकि यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अधिकार वही दे सकता है जिसके पास पैसा हो, ताकत हो, ठीक है, वही लोगों को अधिकार दे सकता है। तो याद रखना, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आई है? यूएसए के संविधान से, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान में भाग 3 में किया गया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। फिर यहाँ से सीधा ही आप लोगों से वन लाइनर पूछ लिया जाता है कि भाग 3 है, ये भारतीय संविधान का क्या क्या लगता है? मैग्ना कार्टा। क्या क्या लगता है? मैग्ना कार्टा। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको याद रखना अच्छी तरीके से, किसे कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, ये हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। और इनका जो उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती, ठीक है, यानी कि सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती, जितने भी मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। फिर एक शब्द बहुत पूछा जाता है, न्याय योग्य या वाद योग्य। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ होता है, यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। कहाँ जा सकता? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता उल्लंघन होने पर। वाद योग्य, इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में कहाँ जाया जा सकता है? न्यायालय में। आप न्यायालय में जा सकते हो यदि आपके मौलिक अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप हाई कोर्ट में जाओ। यदि मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की जो संख्या वो कितनी है? 6, ठीक है। और सबसे पहला अधिकार आता है हमारे पास में समानता का अधिकार, जिसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर, उसका वर्णन कहाँ तक किया गया? 22 तक किया गया। फिर आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और फिर आता सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। फिर लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो हमारे पास में 6 अधिकार है, ठीक है। और सबसे पहले जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे। एक था संपत्ति का अधिकार। क्या का अधिकार? संपत्ति रखने का अधिकार। लेकिन इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार इस मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A, कहाँ से? अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया।
और अब ये क्या है, एक कानूनी अधिकार है, पूछा जाता है जो संपत्ति का अधिकार है अब वर्तमान में क्या है, तो एक कैसा अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटाकर, ठीक है, आर्टिकल 300A में रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। आप लोगों को ये 6 अधिकार याद रखने हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से। देखो मैं बताता हूँ, जो नेता होते हैं ना सबके सब एक समान होते हैं, लगभग लगभग सभी नेता एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है, और ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। जितने भी नेता होंगे एक समान होंगे, एक जैसे ही होंगे, लगभग लगभग क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, और ये क्या करेंगे, स्वतंत्र, अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानते हैं, ठीक है, स्वतंत्र, बिल्कुल फ्रीडम, आजाद होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर क्या करते हैं, जितने भी नेता होते हैं ये लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसे दिल पर नहीं लेना आप लोगों को, सिर्फ एक ट्रिक है जिससे आप लोगों के सारे ये अनुच्छेद याद हो जाए। तो ध्यान रखना, क्या करते हैं, शोषण करते हैं, और शोषण ज्यादातर किस नाम पर करते हैं, धर्म के आधार पर। किस आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर। ज्यादातर जो नेता होते हैं ये धर्म के आधार पर लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो शोषण कहाँ करते हैं, धर्म के आधार पर। और यदि आप लोगों को संस्कृति और शिक्षा से इनका उपचार किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी याद रखनी है कि लगभग सभी जो नेता होते हैं वे एक समान होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और जब वे स्वतंत्र होते हैं तो वे क्या करते हैं, शोषण करते हैं लोगों का। और किस नाम पर शोषण करते हैं, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और यदि ऐसे नेता होगा जो धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, यदि आप लोगों को ऐसे नेता होगा उपचार करना, तो कहाँ से होगा, संस्कृति और शिक्षा से। यदि आप पढ़ोगे लिखोगे समझदार बनोगे तो ऐसे नेताओं का क्या कर दोगे, आप उपचार करोगे, इलाज कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे जितने भी अनुच्छेद अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहला था समानता। तो यहाँ से आप लोगों का निकल का एक समान, सारे के सारे, यानी कि समानता का अधिकार सबसे पहला। फिर अब था दूसरा स्वतंत्रता। तो यहाँ से आप लोगों का दूसरा अधिकार हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हो जाएगा ये शोषण करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और शोषण कहाँ पे करते हैं, धर्म के आधार पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता संस्कृति और शिक्षा से का हम इलाज करेंगे। तो फिर आता संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। फिर आता लास्ट क्या कर देंगे, इनका उपचार। तो आता फिर लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग को एक छोटी सी कहानी है अच्छी तरीके से याद रखनी, जिससे आप लोग के सारे सीक्वेंस में याद रहेंगे 6 के 6, ठीक। अब हम सभी को जितने भी हमारे मौलिक अधिकार, जितने भी अनुच्छेद बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहला था हमारा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य की क्या परिभाषा, राज्य की क्या परिभाषा, इसमें सिर्फ ये बताएगा आप लोगों को, ठीक है। राज्य में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, सरकारें होंगी। सरकार 2 प्रकार की होंगी, एक होगी केंद्र सरकार, एक क्या होगी, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आएगा, संसद आएगी, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होगी। राज्यसभा के बाद आएगा आप लोगों की जो स्थानीय संस्थान, स्थानीय संस्थान के अंदर जैसे कि कंपनियां आ गई, ठीक है, सार्वजनिक उपकरण आ गए जो सरकार के नियंत्रण में वे आते हैं। फिर राज्य सरकार के अधीन क्या होगा, विधानसभा होगी। विधानसभा के बाद क्या आएगी, स्थानीय संस्था आएगी। क्या आ जाएगी, स्थानीय संस्था। तो स्थानीय संस्था के अंतर्गत क्या है आप लोगों का, सार्वजनिक स्थल आ जाएंगे या सार्वजनिक, और फिर कंपनियां आ जाएगी जो सरकार के अधीन होगी, ठीक है, जिन पर सरकार का क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो इस प्रकार राज्यों को यहाँ परिभाषित किया गया। और फिर जो आप लोगों का अनुच्छेद 12 वो कहता है कि न्यायपालिका को पुनर्विलोकन की क्या है, अधिकार है। वो किसी भी कानून का क्या कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। पता अनुच्छेद हमारा 13। अनुच्छेद 13 ये कहता कि जब भारत के अंदर संविधान लागू नहीं था, संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून बने हुए थे, नियम बने हुए थे, यदि उनमें से कोई भी कानून या नियम हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और हमने संविधान लागू कर दिया, यदि कोई भी मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता तो उस कानून को अमान्य माना जाएगा, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि किसका
किसके खिलाफ हो? मौलिक अधिकारों के। जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं 6 के 6, उनके खिलाफ कोई भी कानून हो ना, संविधान लागू होने से पहले, जब तक संविधान लागू नहीं आता, ठीक है, उससे पहले यदि कोई भी कानून है, ऐसे कानून को अमान्य माना जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 13 का 2, 13(2), अनुच्छेद 13(1) में ये बात कही है। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है, यदि राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा कानून अपने आप में अमान्य होगा, उसकी वैल्यू शून्य होगी। ये बात 13(2) कहता है। एक बार देख लेते हैं। राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, हनन करता हो, उल्लंघन करता हो। और यदि कोई कानून बना दिया तो वह अपने आप में क्या होगा? शून्य माना जाएगा। ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3) कहता है कि जो कानून शब्द, कानून शब्द के अंदर ना, जो कानून शब्द है उसके अंदर आते हैं अधिनियम, यानी कि जो कानून है, यदि कानून बनाया जाएगा उसके लिए अधिनियम आगा, अध्यादेश आगा, उपनियम आगे, नियम आगे, ठीक है, और विनियम आगे, अधिसूचना होगी, और रीति रिवाज सभी शामिल हो। यदि हम ऐसा कोई कानून बना रहे जो सभी उपबंधों को क्या करते हो, फॉलो करते हो ना, ठीक है, तो वो कानून मान्य जाएगा। और यदि कोई भी कानून बना दिया और ये नियम फॉलो नहीं हो उसके अंदर, तो वो कानून नहीं माने जाने का। आप लोगों को ये याद रखना। 13(2) ये कहता है। फिर था 13(4), अनुच्छेद 13(4), संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। सीधा सीधा बोल दिया कि जो संविधान संशोधन हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसे कानून नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 13 के तहत, जो हमारा अनुच्छेद 13, उसके तहत उसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती। जो हमारा अनुच्छेद 13 ये क्या करता, जो भी कानून बनते हैं, ठीक है, उसे न्यायिक समीक्षा के अंदर रखा जा सकता है। यदि कोई भी कानून अनुच्छेद 13 का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि कानून सही है या गलत है। यदि सही है तो ठीक है, यदि कानून लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, अमान्य घोषित कर सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने। तो आप लोगों को इसमें आप लोगों ने सुना होगा केशवानंद भारती का केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। 1973 में क्या होता है, जो केशवानंद भारती होते हैं ये 24वें व 25वें व 29वें संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन विरोध करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और इस बात को लेकर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देते हैं, ये आदेश देते हैं कि जो सरकार वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संविधान का मूल ढांचा, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल संविधान में यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जितने भी आप संविधान संशोधन करोगे उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये कानून नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 ये कहता है समानता का अधिकार। इसके अंदर क्या है, समानता का अधिकार की बात की गई है। समानता का अधिकार, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। विधि के समक्ष समानता, आप लोगों सीधा सीधा पूछ ले जाएगा विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया, तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से आया है, ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, आपको ऑप्शन में मिला। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए खेद है। यदि पूछा जाए विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। फिर आता है दूसरा पॉइंट, विधि के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया, देखो दोनों ही पॉइंट सेम से है। ठीक है, इसमें यहाँ से समानता और यहाँ से क्या है, संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, तो यहाँ अमेरिका से। कहाँ लिया गया, अमेरिका से लिया गया। जो विधि के समक्ष समानता वो ये कहता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है।
कानून की नजर में क्या है, सब व्यक्ति एक समान है। जबकि विधि के समान संरक्षण कहता कि असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ संरक्षण का क्या किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। अर्थात यदि किसी की परिस्थिति असमान हो, कोई ज्यादा गरीब हो या बहुत ज्यादा गरीब हो, ठीक है, तो उसके साथ में भी जो कानून होगा वो एक तरीके का व्यवहार करेगा, एक जैसा व्यवहार करेगा। अमीर गरीब, ठीक है, इनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सभी को कानून का बराबर का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, कोई वंचित वर्ग हो, कोई पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, या अनुसूचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, उनके साथ में ठीक कानून एक साथ व्यवहार करेगा, किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं करने का, लिंग धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करने का, कानूनी नजरों में सब समान होंगे। तो ये आता आप लोगों का विधि के समान संरक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में अनुच्छेद 15(1) कहता राज्य किसी भी नागरिक के साथ में, यानी कि जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, नस्ल और जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में देश के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, किसी भी। फिर आता अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई भी नागरिक सरकारी या सार्वजनिक स्थान हो, चाहे तो गवर्नमेंट हो और चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, ठीक है, वहां पर आसानी से वो आ जा सकता है। जैसे कि होटल हो गया, होटलों में आना जाना कर सकता है, ठीक है, दुकानें होगी, पार्क हो गया, कुएं हो गए, तालाब हो गए और सड़कें आदि में वो क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। और उसे इनमें प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति वंचित करता है, रोकता है, तो वो दंडनीय अपराध है, वो अपराध कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर आता अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) कहता है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार दे सकती है राज्य सरकार, ठीक है। अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) कहता है कि यदि एससी हो गया, अनुसूचित जाति होगी, एसटी अनुसूचित जनजाति होगी, फिर आता ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। यदि सरकार ये देखती है कि ये वर्ग कमजोर है, ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार इन्हें क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान, ठीक है, इनके लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, इन्हें आरक्षण देकर आगे बढ़ा सकती है, मुख्य धारा में लाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) कहता कि शिक्षण संस्थानों में, चाहे सरकारी हो चाहे वो क्या हो, निजी हो, एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण की क्या है, सुविधा। इसमें आप लोगों का 93वें संविधान संशोधन द्वारा 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में क्या करेगा, जोड़ा गया, ठीक है, जिसके तहत प्रत्येक बच्चा एससी एसटी ओबीसी का बच्चा, चाहे तो निजी और प्राइवेट स्कूल हो, उनमें 25% आरक्षण की सुविधा है, यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन को क्या कर दिया, इसके अंदर जोड़ देगा RTE। अब आता आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 15(6) कहता कि यदि कोई भी, यानी कि चाहे सामान्य कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, ठीक है, सामान्य में आ गया और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, कोई कमजोर वर्ग, तो उसे क्या कर सकती है, सरकार आरक्षण दे सकती है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर है EWS को 10% आरक्षण भी दिया। कितने % आरक्षण, नौकरियों में इन्हें 10% आरक्षण दिया, और जिसमें संविधान संशोधन करेगा, संविधान संशोधन करके से जोड़ेगा, ठीक है। और संविधान संशोधन कौन सा करेगा, 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। कब करेगा, 2019 में संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत EWS को 10% क्या दिया गया है, आरक्षण। तो आप लोग को याद रखने, संविधान संशोधन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब आता हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करते हैं। लोक नियोजन का मतलब यहाँ से सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में SC ST OBC को, ठीक है, अवसर की समानता की बात की गई है। यदि कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक है, यानी कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम है और वो बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, ठीक है, यानी कि SC है और ST है या OBC है, ठीक है, तो जो सरकार है, ठीक है, उसे क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की क्या सुविधा दी जा सकती है, आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं, अल्पसंख्यक,
तो ऐसी कंडीशन में इन्हें क्या है, आरक्षण की सुविधा दी जा सकती है सरकारी नौकरी में और प्रमोशन में, यानी कि यदि हमकी पदोन्नति होती है तो भी आरक्षण नहीं दिया सकता। यदि कोई व्यक्ति लगता कि ये उचित है तो उसे आरक्षण देकर ऊपर ले पद पर बैठाया जा सकता, पदोन्नति की जा सकती है, प्रमोशन किया जा सकता। जैसा आप लोगों ने देखा होगा अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत क्या है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण क्या कर जाएगा, अब प्रदान कर जाएगा, वो इसी के तहत जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता अस्पृश्यता का, जो अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता क्या करता, उन्मूलन करता। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति पैदा हो गया, ठीक है, तो उसे अछूत नहीं माना जाएगा। यदि भारत के अंदर किसी व्यक्ति को अछूत नहीं माना जाएगा, ना जाति को लेकर, ना धर्म को लेकर, ना लिंग को लेकर, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति उसे अछूत मानता, ठीक है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव करता तो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो यहाँ से छुआछूत का अंत कर दिया गया है, और छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। यह छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त करता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर अछूत नहीं माना जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता। इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे प्राचीन समय में आप लोगों ने उपाधि सुनी होगी, ठीक है, उपाधि कैसे, जैसे किसी को राजा की उपाधि दे दी, ठीक है, जैसा जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, सुल्तान की उपाधि दे दी, किसी व्यक्ति को सुल्तान घोषित कर दिया जी। ठीक है, किसी को व्यक्ति को राय बहादुर घोषित कर दिया, किसी को महात्मा लगा दिया किसी के सामने, ठीक है, किसी के सामने गुरु लगा दिया। तो ऐसी ऐसी उपाधि लोग बाग देवते, ठीक है ना, किसी के सामने नेताजी लगा दिया। तो ऐसी उपाधियां आप लोगों ने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दे रखी थी। तो ऐसी उपाधियां दिए जाती पहले। तो अब जब से संविधान लागू हुआ, कोई भी व्यक्ति किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपवाद स्वरूप शिक्षा और सेना संबंधित उपाधियों को छोड़कर शिक्षा के अंदर उपाधि दी जा सकती है नाम के सामने। जैसे किसी के सामने डॉक्टर हो गया, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, ठीक है, फिर प्रोफेसर हो गया, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा अच्छा, ठीक है, तो उसे प्रोफेसर घोषित कर दिया। ठीक है, जिसने PhD कर ली हो, ठीक है, कर्नल हो गया और मेजर हो गया, ऐसी उपाधि दी जा सकती है। अब आता हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत आता व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ठीक है, बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल जाए किसी को, ऐसा नहीं बोलना जिससे हमारे देश को हानि हो, किसी अन्य देश को किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना जिससे हमें हानि हो या हमारे देश की रक्षा को हानि पहुंचती हो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। तो बोलने की स्वतंत्रता है, और लेकिन लिमिट में आपको बोलना है। ऐसी बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, ऐसी आप भाषण दे सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया पर बोल सकते हो आप, सोशल मीडिया इसी के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया के बाद फिर इंटरनेट है, आप इंटरनेट पर अपने विचार आप रख सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। तो इसके अंतर्गत आप बोलना, भाषण देना, सोशल मीडिया पर आपको बोलना और इंटरनेट पर अपने विचारों को व्यक्त करना, इसी के अंतर्गत। एक आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता, जो आप लोगों ने देखे होंगे, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया वाले। तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं मीडिया। आज तक वाले बहुत बोलते देखे होंगे आप लोगों ने, आज तक हो गया, जितने भी टीवी चैनल हो गए वो इसके अंतर्गत बोलते हैं। ठीक है, अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं मीडिया वाले। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 19। फिर आता 19 का बी आता है कि शांतिपूर्ण, आप किसी भी स्थान पर कहीं पर भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, सम्मेलन किया जा सकता। क्या किया जा सकता, सम्मेलन। पर सम्मेलन होगा शांतिपूर्ण, ऐसा नहीं कि आप उसमें हथियारों का प्रयोग करो, डंडी लाठे गोली बारूद ऐसी चीजें लेकर जा रहे हैं, तो आपको सम्मेलन की अनुमति नहीं है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आपको आजादी है, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। फिर आता 19 का सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी प्रकार का कोई भी संघ बना सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा देश के अंदर बहुत सारे संघ भी प्रचलित है, जैसे कि RSS हो गया, RSS के बाद बजरंग दल हो गया, बजरंग दल के बाद होगा भीम आर्मी, जो बहुत प्रमुख, आप लोगों ने भी देखा होगा भीम आर्मी। तो आप लोगों को या ASP हो गया, BJP हो गया, या आप लोगों के संघ ही तो है, BJP पार्टियां बना रहे लोग बाग, तो ये आप लोगों के संघ, ऐसे आप लोग संघ बना सकते हो, इसकी आपको छोटा स्वतंत्र हो, आप संघ बना सकते हो। फिर आता 19 का डी कहता कि आप देश में कहीं पर भी आ और जा सकते हो।
ठीक है। देश में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी कोने में कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, इस चीज के लिए आप पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो। फिर आता 19 का ई। 19 का ई कहता है भारत के किसी भी राज्य में आप लोग रह सकते हो, आप भारत में कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आप रह सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता, घूमने की आजादी है, ठीक है, रहने की भी आजादी, निवास करने की स्वतंत्रता। फिर आता अनुच्छेद 19 का एफ। जो अनुच्छेद 19 का एफ है, जिसके अंतर्गत क्या था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार अब क्या कर दिया, हटा दिया, जैसे क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। कहाँ रखेगा सर, अनुच्छेद 300A में रखेगा, ठीक है, अभी हटा देगा। तो ये आपको याद रखना, अभी हटा दिया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार कर दिया, कानूनी अधिकार, याद रखना अच्छी तरीके। फिर आता 19 का जी। 19 का जी कहता है व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है, आप अपनी आजीवन चलाने के लिए, ठीक है, जीविका चलाने के लिए आप किसी प्रकार का क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। व्यापार करने की आप लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन कुछ कंडीशनों में। ऐसा नहीं कि व्यापार के लिए छूट दे दी और आप जाकर बम बना रहे, बम बनाए और आप लोग उन्हें बेच रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होने का। ऐसा नहीं कि शराब बेच रहे है भाई, आ जाओ भाई पोवे बेच रहे यहाँ से, तो शराब, जैसे शराब होगी ये नहीं आप बेच सकते, गोली होगी, बम होगी, ठीक है, आदि चीजों को बेचा नहीं जा सकता, ऐसे व्यापार नहीं आप कर सकते। व्यापार की स्वतंत्रता है, आप आलू गोभी बेचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोली, बम, बारूद, ठीक है, शराब, ठीक है, जिससे हानिकारक हो, ऐसी चीजें आप बिल्कुल नहीं बेच सकते। अब आता है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संरक्षण संबंध क्या है, आप किसी भी व्यक्ति को तभी दोषी ठहरा सकते हैं, यानी कि व्यक्ति तभी दोषी होगा जब उसका कानून का उल्लंघन क्या हो, यानी कि संविधान के अंदर कितने उपबंध हो उस पर कोई उपबंध तोड़ा हो, ठीक है, नियमों का उल्लंघन करा हो, तो वो दोषी ठहराया जाएगा। तो ध्यान रखना, दोषी कब ठहराया जाएगा व्यक्ति को, जब उसने संविधान का उल्लंघन करा हो, कानून तोड़ा हो, ठीक है। फिर दूसरा, एक अपराध के लिए व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, यदि उसने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको बार बार सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, ठीक है। 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। और अपराध करते समय जो कानून बना, ये भी ध्यान रखना आप लोग, अपराध कर दिया और अपराध करते समय जो भी कानून उसका बना उसी के तहत उसे सजा मिलेगी। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति ने 2001 में, ठीक है भाई, कोई रेप कर दिया, सपोज करो, ठीक है, तो रेप करते समय कानून बनाता है कि रेप करने की जो सजा है भाई वो क्या है, 10 वर्ष। मोटी सी बात कर रहा है, ठीक है, कितनी है, 10 वर्ष। अब रेप उन्होंने 2001 में करा है, ठीक है, उसकी सुनवाई हुई 2005 में, ठीक है, 2005 में उसको सजा बोली। अब 2005 में सजा, जो रेप की सजा है, रेप की सजा कर दी सरकार ने 20 वर्ष। कितनी कर दी, 20 वर्ष कर दी। तो अब उस व्यक्ति को सजा 20 वर्ष नहीं दिए जाने की, उस व्यक्ति को सजा 20 वर्ष नहीं दिए जाने की, भले ही 2005 में उसकी सुनवाई हो रही, रेप की सजा 20 वर्ष कर दी, लेकिन उसे जो सजा मिलेगी वो उसी कानून के तहत मिलेगी जिस कानून के तहत उसने रेप किया था। यानी कि जो कानून था 2001 में, कानून था कि रेप की सजा कितनी है, 10 वर्ष, तो उसे 10 वर्ष की सजा मिलेगी। कितने वर्ष की सजा मिलेगी सर, 10 वर्ष की सजा मिलेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि व्यक्ति को एक बार, सिर्फ एक, मतलब एक दंड के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देनी होगी। दूसरा कानून ये है, जिस समय उसने अपराध करा, जो कानून लागू हो उस कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, ठीक है, चाहे कम मिली सजा, ये बात ध्यान रखना। फिर तीसरा है, व्यक्ति को जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाने का। ऐसा नहीं कि पुलिस पीट रही, बार बार पीट रही आप लोगों को, ठीक है, और पीट पीट के कह रही कि गवाही दे अपनी नहीं, ठीक है, तो वो सब बाध्य नहीं किया जाने का जबरदस्ती, कि अपने प्रति तुम गवाही दो, ठीक है, यहाँ गवाही देने के लिए खुद बाध्य नहीं है। तो यहाँ आप लोगों का आर्टिकल 20 कहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 20, बहुत पूछे जाता है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति से जीने का अधिकार नहीं छीन सकता, ठीक है। और जीने का अधिकार कैसा, दैहिक स्वतंत्रता भी हो उसके पास में। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति को जीने के साथ साथ स्वतंत्रता हो, दैहिक को घूमने की, आने जाने की। ऐसा ना हो, जीने का मतलब देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, जीने का मतलब ऐसा नहीं कि पशुवत जीवन, व्यक्ति पशुवत जीवन जी रहा, सांस लेने से मतलब नहीं है कि सांस ले रहा वो जीवित है, ठीक है, बल्कि ऐसे जीवन से जो गरिमापूर्ण जीने हो, ठीक, गरिमापूर्ण जीवन जीने योग्य हो। अभिप्राय कि व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि आप लोग ना
एक किसी चीज से बांध दिया, क्या कर दिया, बांध दिया, और उसे कह रहे कि हाँ भाई तुझे जीने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। अब आप लोग किसी को बांध कर नहीं रख सकते, उसे दैहिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दैहिक स्वतंत्रता। आप बांध कर नहीं रख सकते, उसे घूमने की आजादी हो, कुछ भी करने की आजादी हो, ठीक है। 18 वर्ष के बाद वो घूमता हो, खाता पीता हो, एक अच्छा वातावरण हो, ठीक है, जैसा समय के अकॉर्डिंग। इसलिए कहा उसके अंदर उसे शिक्षा का अधिकार भी हो। ऐसा नहीं कि बांध के एक जगह बैठा दिया और चल भाई तुझे जीने की स्वतंत्रता दे रखी है, ऐसा जीवन नहीं, ये पशुवत जीवन है। उसे बांध दिया और कुछ करने की आजादी नहीं है, ठीक है, यह जीने की तो है। लेकिन दैहिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए जहाँ वो रहता हो, ठीक है। उसे रोजगार भी प्राप्त होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी उसे रोजगार दिया जाए अच्छा, उसे चिकित्सा सहायता भी दी जाए अच्छी। और ऐसा नहीं है हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है कि उस हथकड़ी लगा के भाई बांध कर लेके चले गए। बंदे को क्या होना चाहिए, प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है, वो अकेला रह सकता। फिर फोन टैप, उसका फोन टैप नहीं किया जा सकता। यदि फोन टैप किया, कोई फोन टैप करता तो ये भी उसकी प्राइवेसी का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा। तो इसलिए किसी का फोन टैप नहीं करना चाहिए, ये कानूनी जुल्म है आप लोगों का। फिर आता हमारा अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का है शिक्षा का अधिकार, आरटीई, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के तहत क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो 6 वर्ष 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। यानी कि इसके अंतर्गत ये कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। आप लोगों को शिक्षा बिल्कुल फ्री मिलेगी, लेकिन आपको 14 वर्ष तक के बच्चों को जरूर पढ़ाना है, बिल्कुल, ठीक है। ये शिक्षा का अधिकार है बच्चे का, इसका अधिकार है शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान रखना है, यदि 14 साल से नीचे आप लोगों को माँ बाप भी, घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं ना कि जाओ भाई काम पे जाओ, तो वे क्या कर रहे, कानून का उल्लंघन कर रहे, उन्हें जेल हो सकती है, आप लोगों का अधिकार छीनने में। फिर 14 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार आरटीई संसद में पारित होता है। ये पूछा जाता है कि आरटीई संसद में कब पारित हुआ, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना संसद में कब पारित हुआ, 2009 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, बच्चे यहाँ से गलतियाँ करते हैं। तो आरटीई कब पारित किया गया संसद में, 2009 में। आरटीई संसद में कब पारित करेगा, 2009 में। लेकिन लागू कब हुआ, लागू किया गया 2010 में। ये दोनों ही प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाएगा लागू, आपको 2 शब्द याद रखने की, लागू पूछा जा रहा तो 2010 और पारित पूछा जा रहा तो 2009, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो तब आपके पास कौन कौन से अधिकार है, किन अधिकारों आप प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहला था अपराध करने के बाद, यदि आपने अपराध कर दिया, कोई भी अपराध करा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपराध करने के बाद, इसे बोलते हैं दंडात्मक निरोध। इसमें क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानना हो। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करना आती है, गिरफ्तार करने के लिए आई, ठीक है, और आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, मैंने क्या अपराध किया, ठीक है। तो आप अपना सजा का कारण जान सकते हो पुलिस से, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंतर, ठीक है, 24 घंटे के अंतर्गत ही आप लोगों को जो दंडाधिकारी होगा, ठीक है, या जज होगा, उसके सामने पेश करना होगा, ठीक है। और उसमें भी कुछ कंडीशन है। यदि कोई महिला ने कांड किया तो उस महिला ही, जो पुलिस होगा, कांस्टेबल होगी, ठीक है, या कोई होगी, वही गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महिला को कोई पुरुष आगे गिरफ्तार करके ले जा रहा, तो उसके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। और 24 घंटे के अंतर्गत आपको कहाँ पेश करना होगा, जज के सामने पेश करना होगा। और उसके साथ साथ फिर आप लोग अपने बचाव के लिए किसी वकील से सलाह ले सकते हो या वकील कर सकते हो, ये आपको आज़ादी है, वकील से सलाह ले सकते हो। इसलिए कहा गया गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर आता है, ये तो हो गया अपराध करने के बाद। यदि आपने अपराध करने से पहले, या कंडीशन है अपराध करने से पहले, से बोलते हैं निवारक निरोधी कानून, ठीक है, नजरबंद। कभी कभी क्या होता है, सरकार को यदि ऐसा लगा कि यहाँ से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है, और कोई कांड हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, दंगे क्या हो सकते हैं, भड़क सकते हैं। तो जो उनका मुख्य व्यक्ति होता है, जो दंगे करा रहा है, उस सभा को आयोजन करा रहा है,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यदि सरकार को लगा कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, हानि पहुंच सकती है, किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को हानि पहुंच सकती है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार निवारक निरोधी कानून के तहत व्यक्ति को उठा सकती है और उठाकर उसे 3 महीने के लिए बंद कर सकती है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए उसे जेल में बंद किया जा सकता है। निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही लग रहा कि अपराध हो जाएगा, उससे अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता और 3 महीने तक जेल में भी रखा जा सकता। ठीक है। और उसे हम कुछ नहीं बताने की, उस समय पुलिस को ना तो कारण बताने की कि तुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं। ठीक है। फिर सीधा जेल में डाल देगा। ऐसी कंडीशन है। तो ये 2 प्रकार के आपके कानून में ध्यान रखना अच्छी तरीके से। फिर आता अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है हमारा कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है। इसमें क्या, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीदारी और बिक्री नहीं की जा सकती, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसे हम बेच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? बेच नहीं सकते और ना ही खरीद सकते। यानी कि व्यक्ति को सामान की तरह बेचा नहीं जा सकता और खरीदा नहीं जा सकता। मानव तस्करी नहीं किया जा सकती, जैसा आप लोगों ने देखा फिल्मों के अंदर महिलाओं को बेच दिया एक देश से दूसरे देश, ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इंसान को बेचता है और कोई खरीदता है, वे दोनों ही अपराधी है। ठीक है। और सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उन्हें सजा दे सकती है। तो मानव को वस्तु की तरह बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता और ना ही जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती। जैसे पहले बेगार होती ना, बेगार प्रथा चलती। ठीक है। तो बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी ये होती मजदूरी। ऐसी मजदूरियों को प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। बेगार में क्या होता है, व्यक्ति की बिना इच्छा के उससे बेगार लिया जाता है, यानी कि उससे काम कराया जाता है, उससे पैसे नहीं दिए जाते, जबरदस्ती काम करना होता। ठीक है। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, एक पीढ़ी लगातार लगी रहती, पहले उसका पिता काम करा, पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो एक व्यक्ति के यहाँ लगातार काम करते रहता है। ऐसी मजदूरी को बंधुआ मजदूरी किया जाता है। तो ऐसी चीजों पर ही सरकार ने क्या लगाया, रोक लगाया। अब आता हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध का मतलब है कि यदि कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का तो उसे किसी भी कारखाने के अंतर्गत, ठीक है, खदानों के अंतर्गत जो माइंस होती है या कोई भी अन्य काम, जो अन्य कार्य जो उसके स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास के में बाधा डालता हो, ठीक है, या जोखिम भरा हो, उसे परेशान करता हो, उसे जोखिम हो, ऐसे काम पर किसी भी बच्चे को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी उसे नियुक्त करता है तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक है। उसे सजा मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। ये मौलिक अधिकारों का हमारा पार्ट 1 है। ठीक है। इससे अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।